डियर स्टूडेंट्स, आज हम केमिस्ट्री की क्लास में हमारे में जो चैप्टर चल रहा है सरफेस केमिस्ट्री, इस चैप्टर में उत्प्रेरण के प्रकार पढ़ेंगे। पिछली क्लास में मैंने आपको उत्प्रेरक और उत्प्रेरण बताया था और उत्प्रेरकों के प्रकार बताए थे। उत्प्रेरक की क्रियाशीलता को प्रभावित करने वाले पदार्थों के बारे में बताया था। इस क्लास में हम उत्प्रेरण क्या होता है, किसी उत्प्रेरक द्वारा रासायनिक अभिक्रिया के वेग को परिवर्तित करने की परिघटना या प्रक्रिया। तो इसमें अपन उत्प्रेरण के प्रकार पढ़ेंगे कि उत्प्रेरण कितने प्रकार का होता है। उत्प्रेरण को भौतिक अवस्था के आधार पर, क्रियाकारक व उत्प्रेरक की भौतिक अवस्था के आधार पर उत्प्रेरण को दो भागों में बांटा गया है। कितने भागों में बांटा गया है? दो भागों में बांटा गया है। इसे बांटा, उत्प्रेरण के जो प्रकार है वो किस आधार पर है? क्रियाकारक व उत्प्रेरक की भौतिक अवस्था के आधार पर, भौतिक अवस्था के आधार पर उत्प्रेरण दो प्रकार का होता है। दो भागों में बांटा गया है इसे। उत्प्रेरण की प्रक्रिया को कितने भागों में बांटा गया है? दो भागों में। पहला है समांगी उत्प्रेरण। समांगी उत्प्रेरण, होमोजीनियस कैटेलाइजेशन, इसे बोलते हैं होमोजीनियस कैटेलाइजेशन। समांगी सारे पदार्थ जो समान भौतिक अवस्था में हो। सारे पदार्थ से मतलब है जब रासायनिक अभिक्रिया में उपस्थित क्रियाकारक, उत्पाद और उत्प्रेरक तीनों की भौतिक अवस्था समान हो तो उसे उत्प्रेरण को हम बोलते हैं समांगी उत्प्रेरण। जो उत्प्रेरक रहता है वो समांगी उत्प्रेरक कहलाता है। तो जब रासायनिक अभिक्रिया में उपस्थित क्रियाकारक उत्पाद व उत्प्रेरक समान भौतिक अवस्था में हो तो उसे क्या कहते हैं? समांगी उत्प्रेरण कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, उदाहरण के लिए देखो, सल्फर डाइऑक्साइड गैस है SO2, इसकी क्रिया हम ऑक्सीजन से कराते हैं तो सल्फर ट्राइऑक्साइड बनता है। क्या बनता है? सल्फर ट्राइऑक्साइड। सल्फर ट्राइऑक्साइड भी गैस है, ऑक्सीजन भी गैस है और सल्फर डाइऑक्साइड भी क्या है? गैस है। क्रियाकारक भी गैस है, उत्पाद भी गैस है और इसमें जो उत्प्रेरक काम में लिया जाता है नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड, ये भी क्या है? गैस। तो जिस अभिक्रिया में क्रियाकारक, उत्पाद व उत्प्रेरक तीनों एक ही अवस्था में उपस्थित हों, एक ही भौतिक अवस्था में उपस्थित हों, उस अभिक्रिया को या उस उत्प्रेरण को अपन क्या बोलते हैं? समांगी उत्प्रेरण, होमोजीनियस कैटेलाइजेशन। अब इसकी क्रिया विधि के बारे में देखते हैं कि ये समांगी उत्प्रेरण जो किस प्रकार से संपन्न होता है। अगर इसकी क्रिया विधि देखी जाए तो देखिए यहां पर क्या होता है
कि जो आपका उत्प्रेरक है ये किसी एक क्रिया कारक के साथ जुड़कर माध्यमिक यौगिक बनाता है। किसी एक क्रिया कारक के साथ क्रिया करके क्या बनाता है? माध्यमिक यौगिक बनाता है। और वो माध्यमिक यौगिक अस्थायी होता है, वो दूसरे क्रिया कारक के साथ क्रिया करके तुरंत उत्पाद में बदल जाता है और उत्प्रेरक हमको पुनः मिल जाता है, उत्प्रेरक प्राप्त हो जाता है। जैसे देखिए एग्जाम्पल से समझते हैं कि मान लीजिए A प्लस बी क्रिया कर रहे हैं और ये ए बी बना रहे हैं, ठीक है ना भाई? A प्लस बी ने क्रिया करी और ये क्या बना रहे? ए बी। ये अभिक्रिया बिना उत्प्रेरक के जब होती है तो बहुत मंद गति से होती है, धीमी गति से, मंद गति से। अब इसी अभिक्रिया में मैं कोई X उत्प्रेरक डाल देता हूं। क्या डाल देता हूं? X उत्प्रेरक। तो ये X उत्प्रेरक क्या करेगा? किसी एक क्रिया कारक जैसे A के साथ क्रिया करें, A प्लस एक्स इज गिव टू AX। ये जो यौगिक प्राप्त हुआ है इसे बोलते हैं अपन मध्यवर्ती यौगिक। मध्यवर्ती यौगिक, ये जो यौगिक बना है इसको क्या बोलते हैं? मध्यवर्ती यौगिक। ये अस्थायी होता है और ये अस्थायी मध्यवर्ती यौगिक तुरंत क्या करता है? दूसरे क्रिया कारक के साथ क्रिया करता है और ए बी मिल जाता है और एक्स हमको वापस से प्राप्त हो जाता है। ये उत्प्रेरक है। उत्प्रेरक लास्ट में यूं ही मिल गया, ये आपको उत्पाद हो गया। और ये दोनों जो क्रियाएं होती हैं बहुत तीव्र गति से होती है, तीव्र गति से। ये अभिक्रियाएं कैसे होती हैं? तीव्र गति से होती है। तो ये इसकी क्रिया विधि है। क्या है इसमें? कि उत्प्रेरक किसी एक क्रिया कारक के साथ जुड़ता है और मध्यवर्ती यौगिक बनाता है। ये मध्यवर्ती यौगिक दूसरे क्रिया कारक के साथ क्रिया करके उत्पाद में बदल जाता है और उत्प्रेरक हमको वापस मिल जाता है। और ये अभिक्रिया, ये दोनों अभिक्रियाएं जो कैसे होती हैं? तीव्र गति से होती हैं। जैसे इस अभिक्रिया को अगर हम समझें, इस वाले उदाहरण को मैं देखूं तो ये कैसे हो रहा है? देखो जब SO2 प्लस O2 की क्रिया कराते हैं, सॉरी यहाँ पे अपन ने संतुलित नहीं किया है, या 3 है या 4 है, तो ये 2SO2 कर दो, ये 2SO3। तो ये अभिक्रिया मंद गति से होती है। जब अपन कैसे करा रहे हैं? बिना नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड के, उत्प्रेरक के डाल देना। जैसे नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड उत्प्रेरक डालता हूं मैं, NO क्या है? उत्प्रेरक। NO क्या है आपका? नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड उत्प्रेरक है। इसकी उपस्थिति में क्या होता है? पहले तो जो आपका ये NO है उत्प्रेरक, ये एक क्रिया कारक ऑक्सीजन से क्रिया करता है। क्या करता है? ऑक्सीजन से क्रिया करता है, एक ऑक्सीजन से, और किस में बदल जाता है? NO2 में। ये आपका मध्यवर्ती या माध्यमिक यौगिक बन गया, मध्यवर्ती यौगिक। अब जो SO2 है ये तुरंत इस NO2 से क्रिया करती है। SO2 है जो NO2 से क्रिया करती है, तो इससे एक ऑक्सीजन ले लेती है, ये तो बदल जाती है SO3 में, और आपका उत्प्रेरक आपको यूं के यूं मिल गया, तो उत्पाद। और ये दोनों पद हैं जो ये तीव्र गति से होते हैं। तो ये आपके समांगी उत्प्रेरण की क्रियाविधि का क्या है? समांगी उत्प्रेरण की क्रियाविधि है। आगे ये समझ में कि समांगी उत्प्रेरण होता क्या है? जब रासायनिक अभिक्रिया में उपस्थित क्रियाकारक, उत्पाद व उत्प्रेरक एक समान भौतिक अवस्था में हो तो उसे हम क्या कहते हैं? समांगी उत्प्रेरण। और इस प्रकार का उत्प्रेरक कहलाता है समांगी उत्प्रेरक। एग्जाम्पल देखा, देखो तीनों की भौतिक अवस्था क्या है? समान है। यह होता कैसे संपन्न है? कि उत्प्रेरक है जो किसी एक क्रिया कारक के साथ क्रिया कर या उसके साथ जुड़कर मध्यवर्ती यौगिक बनाता है,
और वो मध्यवर्ती यौगिक है जो दूसरे क्रियाकारक के साथ जुड़ के उत्पाद में बदल जाता है, ठीक है ना, और उत्प्रेरक हमको लास्ट में पुनः प्राप्त हो जाता है। ये अभिक्रिया इस प्रकार से संपन्न हुई है। ये आपके समांगी उत्प्रेरण की क्रियाविधि हो गई। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप। अब स्क्रीनशॉट ले लिया। अब देखते हैं इसके समांगी उत्प्रेरण की विधि क्रियाविधि है जो इसकी कमियां, क्या क्या कमी है। समांगी उत्प्रेरण की कमियां, समांगी उत्प्रेरण की कमियां। देखो सबसे पहली कमी तो क्या है, जो समांगी उत्प्रेरण की क्रियाविधि के द्वारा हम विषमांगी उत्प्रेरण की व्याख्या नहीं कर सकते। जो उत्प्रेरण का दूसरा प्रकार है विषमांगी उत्प्रेरण, विषमांगी उत्प्रेरण की व्याख्या हम नहीं कर सकते। तो पहला तो यही हो गया, विषमांगी उत्प्रेरण की व्याख्या नहीं करता। इसके द्वारा विषमांगी उत्प्रेरण को नहीं समझा सकते। ठीक है भाई, पहले तो ये हो गई विषमांगी उत्प्रेरण की व्याख्या ये नहीं कर पाता। विषमांगी उत्प्रेरण में आपका उत्प्रेरक अलग भौतिक अवस्था में होता है और क्रियाकारक की भौतिक अवस्था अलग होती है। दूसरी चीज मैंने आपको कल बताया था, उत्प्रेरक की क्रियाशीलता को प्रभावित करने वाले दो पदार्थ होते हैं, एक तो उत्प्रेरक वर्धक और एक उत्प्रेरक विष। तो इसके द्वारा हम उत्प्रेरक वर्धक और उत्प्रेरक विष की क्रियाविधि को भी नहीं समझा सकते। उत्प्रेरक वर्धक व उत्प्रेरक विष की क्रियाविधि को नहीं समझा पाते। तीसरा, इसके द्वारा सक्रिय केंद्रों का महत्व का भी पता नहीं लगता। इसमें कहीं सक्रिय केंद्रों के बारे में भी नहीं है, सक्रिय केंद्रों का महत्व इसका भी पता नहीं लगता। तो इन तीनों की व्याख्या करने में ये क्या हो जाता है, असफल हो जाता है। तो ये समांगी उत्प्रेरण की क्या हो गई, कमियां हो गई। नोट कर लीजिए ये। उतार लिया भाई। अब देखिए उत्प्रेरण का दूसरा प्रकार, उत्प्रेरण का दूसरा प्रकार है विषमांगी उत्प्रेरण। दूसरा प्रकार क्या है, विषमांगी उत्प्रेरण। विषमांगी उत्प्रेरण हेट्रोजीनियस कैटेलाइजेशन। विषमांगी उत्प्रेरण क्या है, जब किसी रासायनिक अभिक्रिया में उपस्थित क्रियाकारक और उत्प्रेरक की भौतिक अवस्था अलग अलग होती है, एक समान नहीं होती, तो उस अभिक्रिया को विषमांगी उत्प्रेरण कहते हैं। और ऐसा उत्प्रेरक क्या कहलाता है, विषमांगी उत्प्रेरक कहलाता है। जैसे एग्जाम्पल अपन ने देखा था, नाइट्रोजन क्या है, गैस, हाइड्रोजन भी क्या है, गैस, और दोनों क्रिया करके क्या बनाते हैं, अमोनिया, ये भी क्या है, गैस। संतुलित कर लो इसको, 3H2 और ये 2NH3।
इस अभिक्रिया में जो उत्प्रेरक यूज में लिया जाता है वो आयरन चूर्ण है, आयरन लोहा। आयरन किसमें होता है? सॉलिड अवस्था में। तो देखो क्रियाकारकों की भौतिक अवस्था तो क्या है? गैस। और उत्प्रेरक की भौतिक अवस्था क्या है? ठोस। तो अलग अलग भौतिक अवस्था में तो वह रासायनिक अभिक्रिया जब रासायनिक अभिक्रिया में उपस्थित रासायनिक अभिक्रिया में उपस्थित क्रियाकारक व उत्पाद अलग अलग क्रियाकारक व उत्प्रेरक आएगा उत्पाद में। क्रियाकारक व उत्प्रेरक अलग अलग भौतिक अवस्था में उपस्थित हों तो उसे विस्मांगी उत्प्रेरण कहते हैं। विस्मांगी उत्प्रेरण कहते हैं। और इस उत्प्रेरक को बोलते हैं विस्मांगी उत्प्रेरक। वह उत्प्रेरक को विस्मांगी उत्प्रेरक कहते हैं। विस्मांगी उत्प्रेरक कहते हैं। ठीक है भाई, ये आपकी क्या हो गई? विस्मांगी उत्प्रेरण की डेफिनेशन हो गई कि जब रासायनिक अभिक्रिया में उपस्थित क्रियाकारक व उत्प्रेरक अलग अलग भौतिक अवस्था में उपस्थित हो तो उस अभिक्रिया को विस्मांगी उत्प्रेरण कहते हैं। वह उत्प्रेरक को विस्मांगी उत्प्रेरक कहते हैं। अब इसकी क्रियाविधि देखते हैं, विस्मांगी उत्प्रेरण की क्रियाविधि। विस्मांगी उत्प्रेरण में देखो आपका ठोस है, उत्प्रेरक क्या है? ठोस। ठोस है तो ये ठोस उत्प्रेरक को अपन दर्शा रहे हैं। ये तो इसका बल्क पार्ट है, ये मुक्त संयोजकता है, सरफेस वाला पार्ट है। ये आपका क्या है? उत्प्रेरक। इस उत्प्रेरक की ए और बी से, ए और बी आपकी क्रियाकारक है। ए बी क्या है? क्रियाकारक। अब देखो उत्प्रेरक की ये मुक्त संयोजकता है। उत्प्रेरक की ये क्या है? मुक्त संयोजकता है। ठोस है ना, और ये क्या है? गैस। तो ठोस की सतह पर गैस का क्या होगा? अधिशोषण। तो अधिशोषण की क्रिया के कारण ये इनकी मुक्त संयोजकताओं पर जुड़ जाएंगे। कैसे जुड़ जाएंगे? इस तरह से। यहां पर जैसे ये, इस पर तो ए अधिशोषित हो गया, दुर्बल ए, और यहां पर क्या अधिशोषित हो गया? बी। यहां पर क्या हो गया? आपका अधिशोषण हो गया और एक सक्रिय संकुल बन गया। क्या बना है? क्रियाकारक उत्प्रेरक से मिलकर क्या बना है? सक्रिय संकुल। सक्रिय संकुल। एक तरह से इनको एक सरफेस उपलब्ध हो गई क्रिया करने के लिए, इनको एक सतह मिल गई पृष्ठीय क्षेत्रफल। अब ए और बी के बीच बंध बनेगा। जैसे ही ए और बी के बीच बंध बनेगा तो इसकी संरचना में परिवर्तन हो जाता है इन अणुओं की। तो इनका अब क्या होगा? जैसे ही ए बी बनेगा तो इनका यहां से विशोषण होगा, ये हटेंगे। तो यहां पर तो क्या, कौन सा प्रोसेस हुआ है? अधिशोषण। अधिशोषण के फलस्वरूप तो अपन को क्या मिल गया? क्रियाकारक उत्प्रेरक का सक्रिय संकुल मिल गया, अधिशोषण। और अब आगे क्या होगा? जैसे ये उत्पाद में बदलेगा, इनके बीच बॉन्ड बनेगा, यहां पर क्या बनेगा? बंध बनेगा। तो इस अणु की संरचना बदल जाएगी, तो अधिशोषण की बजाय क्या हो जाएगा? विशोषण। यहां से ये बंध टूट जाएंगे। तो आपको उत्प्रेरक तो देखो ऐसे कैसे मिल जाएगा, ये आपका उत्प्रेरक मिल गया और ए बी यौगिक प्राप्त हो गया। ए बी, ये आपका उत्पाद मिल गया।
और यहां पर कौन सा प्रोसेस हुआ, ये विशोषण। हो विशोषण, ये कौन सा प्रोसेस है, विशोषण। तो देखो अधिशोषण के फलस्वरूप तो सक्रियत संकुल बनता है, और सक्रियत संकुल बनने के साथ वो अपघटित होता है, तो हमको उत्पाद मिल जाता है विशोषण की प्रक्रिया के फलस्वरूप। तो ये इसकी क्या है, मैकेनिज्म है कि ठोस उत्प्रेरक के पृष्ठ पर उपस्थित मुक्त संयोजकताओं के कारण क्रियाकारक के अणुओं का अधिशोषण हो जाता है। उत्प्रेरक के पृष्ठ पे क्या हो जाता है, अधिशोषण। ये इससे जुड़ने लग जाते हैं, ये ऐसे अधिशोषण होता है। फिर ये क्या बना देते हैं, सक्रियत संकुल का निर्माण कर देते हैं, ए बी के बीच बंध बनने लग जाता है जब ये पास पास आते हैं। जैसे ही ए बी अणु बनेगा तो इसका क्या हो जाता है, विशोषण, क्योंकि संरचना में परिवर्तन हो गया। तो ये इसकी क्या हो गई, क्रियाविधि। एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हाँ भाई, स्क्रीनशॉट ले लिया इसका। यहाँ पे ये याद रखना, अधिशोषण। इसलिए देखो, मैंने जब सरफेस केमिस्ट्री की डेफिनेशन लिखाई थी तो उसमें मैंने क्या कहा था, रसायन विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत पृष्ठीय गुणों तथा पृष्ठ पर होने वाली घटनाओं जैसे अधिशोषण, विस्मांगी उत्प्रेरण व कोलाइड का अध्ययन किया जाता है। तो विस्मांगी उत्प्रेरण में अधिशोषण ही हो रहा है, ये अधिशोषण का ही पार्ट है, सरफेस केमिस्ट्री का ही पार्ट है। ये सतह पर हो रही है क्रिया, उत्प्रेरक के पृष्ठ पर जुड़ रहे क्रियाकारक के अणु, ठीक है ना। अब देखते हैं कि विस्मांगी उत्प्रेरण के द्वारा, विस्मांगी उत्प्रेरण की क्रिया विधि के द्वारा अपन उत्प्रेरण के कौन कौन से बिंदुओं की व्याख्या कर सकते हैं। विस्मांगी उत्प्रेरण द्वारा उत्प्रेरण के निम्न बिंदुओं की व्याख्या होती है, निम्न बिंदुओं की व्याख्या की जाती है। देखो एक एक को देखेंगे। सबसे पहला, यहां पर क्या हो रहा है, उत्प्रेरक है, उत्प्रेरक के पृष्ठ पर मुक्त संयोजकताओं पर क्रियाकारक के अणुओं का अधिशोषण हो रहा है, सक्रियत संकुल बन रहा है, क्रियाकारक के अणुओं के मध्य बंध बन रहा है, और फिर जैसे ही उत्पाद बना तो वो विशोषण हो गया। तो बार बार क्रियाकारक के जैसे विशोषण हुआ तो हमको तो उत्प्रेरक वैसा का वैसा मिल गया ना, उत्प्रेरक में कोई परिवर्तन नहीं हुआ। तो अब यही अणु, उत्प्रेरक का यही अणु दूसरे क्रियाकारक के अणुओं के लिए उपलब्ध हो जाएगा, दोबारा ए बी यहाँ के जुड़ जाएंगे, दोबारा उत्पाद बन जाएगा। तो यह प्रक्रिया बार बार चलती है, बार बार अधिशोषण और विशोषण होता है। इसी कारण उत्प्रेरक की सूक्ष्म मात्रा ही अभिक्रिया के लिए पर्याप्त होती है। हम उत्प्रेरक की बहुत कम मात्रा मिलाते हैं, क्योंकि उत्प्रेरक का एक अणु ही लगभग 1,00,000 क्रियाकारक के अणुओं को उत्प्रेरित करने की क्षमता रखता है। मतलब एक अणु पर बार बार आके अधिशोषित होंगे, विशोषित होंगे, अधिशोषित हुए उत्पाद में बदले, विशोषित हो गए, फिर दूसरे अणु आएंगे, अधिशोषित होंगे, उत्पाद में बदले, विशोषित हो जाएंगे। तो उत्प्रेरक पर बार बार अधिशोषण व विशोषण होता है, विशोषण होता है। अतः इसकी सूक्ष्म मात्रा ही पर्याप्त होती है। अतः उत्प्रेरक की सूक्ष्म मात्रा ही पर्याप्त होती है, क्योंकि बार बार क्या हो रहा है, अधिशोषण और विशोषण। उत्प्रेरक तो हमको वापस मिल जाता है ना, यहाँ पर विशोषण होता है, तो ये उत्प्रेरक के जो अपन को वापस मिल गया।
तो ये दूसरे अणुओं को उत्प्रेरित करने के काम आएगा, दूसरे अणुओं का अधिशोषण होगा इसको। दूसरा पॉइंट क्या है कि उत्प्रेरक पर अधिशोषण और विशोषण होने के कारण उत्प्रेरक के संगठन में द्रव्यमान में कोई परिवर्तन नहीं हुआ। उत्प्रेरक विशोषण के फलस्वरूप उत्प्रेरक की सतह जो अपरिवर्तित रहती है, अतः इसके द्रव्यमान और संगठन में कोई परिवर्तन नहीं होता। विशोषण के कारण उत्प्रेरक की सतह अपरिवर्तित रहती है, अतः इसके द्रव्यमान व संगठन भी परिवर्तित नहीं होता। ये दूसरा पॉइंट निकल आया, नहीं होता। हमने पढ़ा है ना, मैंने उत्प्रेरक की डेफिनेशन लिखा है, उसमें लिखा था कि उत्प्रेरक है जो अभिक्रिया के वेग को परिवर्तित कर देता है, लेकिन स्वयं अपरिवर्तित रहता है। स्वयं क्या रहता है? अपरिवर्तित रहता है। तो अपरिवर्तित क्यों रहता है? क्योंकि एक बार अधिशोषण हुआ, फिर विशोषण हो गया, तो हट गए अणु वहां से, तो उत्प्रेरक का पृष्ठ तो अपरिवर्तित रहना है, ऐसा का ऐसा प्राप्त हो गया हमको जैसा पहले था। इस कारण से इसके द्रव्यमान और संगठन में कोई परिवर्तन नहीं होता। तीसरा पॉइंट देखते हैं। तो हमने पढ़ा है कि अधिशोषण ऊष्माक्षेपी प्रक्रम है। कैसा प्रक्रम है? ऊष्माक्षेपी प्रक्रम। जब उत्प्रेरक के पृष्ठ पर क्रियाकारक के अणुओं का अधिशोषण होगा तो ऊर्जा निकलेगी, ऊष्मा निकलेगी। वो ऊर्जा क्या करती है? इन अभिक्रिया के लिए आवश्यक सक्रिय ऊर्जा की पूर्ति कर देती है। अतः उत्पन्न ऊष्मा अभिक्रिया के लिए आवश्यक सक्रियण ऊर्जा की पूर्ति कर देती है। सक्रियण ऊर्जा की पूर्ति कर देती है, और इसलिए अभिक्रिया क्या हो जाती है? जल्दी हो जाती है, अभिक्रिया का वेग बढ़ जाता है, क्योंकि अधिशोषण के प्रक्रम में जो ऊर्जा मुक्त हुई वो ही क्रियाकारक के अणुओं की सक्रियण ऊर्जा की क्या कर देती है? पूर्ति कर देती है। इस वजह से अभिक्रिया तेजी से होने लग जाती है। तो ये तीसरा पॉइंट भी क्लियर हो गया। 3 पॉइंट क्लियर हो गए उत्प्रेरण के। किसके द्वारा? विषमांगी उत्प्रेरण के द्वारा। चौथा पॉइंट, जो उत्प्रेरक विष होते हैं, देखो उत्प्रेरक विष उत्प्रेरक की क्रियाशीलता को कम करते हैं। कल मैंने बताया था कि उत्प्रेरक विष उत्प्रेरक की क्रियाशीलता को कम कर देते हैं। अब उत्प्रेरक की क्रियाशीलता कम हो गई तो अभिक्रिया का वेग भी क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। किस प्रकार से कम करते हैं उत्प्रेरक विष? वो क्या करेंगे? उत्प्रेरक विष इस प्रकार से अधिशोषित होते हैं कि इसकी मुक्त संयोजकताओं में कमी आ जाती है। आप जैसे हमने आयरन के साथ कार्बन मोनोऑक्साइड मिलाई, तो कार्बन मोनोऑक्साइड के अणु इन मुक्त संयोजकताओं पर जुड़ जाएंगे। यहां अब इन मुक्त संयोजकताओं पर जुड़ गए तो AB को तो अधिशोषित होने के लिए जगह ही नहीं मिलेगी। अब AB को अधिशोषित होने के लिए जगह नहीं मिलेगी, मुक्त संयोजकताओं में कमी आ गई, तो इसकी क्रियाशीलता कम हो गई, तो अभिक्रिया का वेग भी क्या हो जाएगा? घट जाएगा। ये बेचारे इधर आके जुड़ेंगे, या जगह कम मिलेगी तो कम अणु उत्प्रेरित हो पाएंगे। तो उत्प्रेरक विष क्या करते हैं? उत्प्रेरक विष उत्प्रेरक के पृष्ठ पर इस प्रकार अधिशोषित होते हैं कि उत्प्रेरक की मुक्त संयोजकताओं में कमी आ जाती है, जिसके कारण क्रियाकारक अणु उस पर अधिशोषित नहीं हो पाते। ये आपका क्या हो गया? चौथा पॉइंट क्लियर हो गया कि उत्प्रेरक विष किस प्रकार से कार्य करते हैं। पांचवा, उत्प्रेरक जो वर्धक होते हैं, उत्प्रेरक वर्धक उत्प्रेरक के पृष्ठ पर इस प्रकार से अधिशोषित होते हैं कि उसकी मुक्त संयोजकताओं में वृद्धि हो जाती है। वो उत्प्रेरक के पृष्ठ पर मुक्त संयोजकताएं उपलब्ध कराते हैं। अब मुक्त संयोजकताओं में वृद्धि हो गई तो ज्यादा से ज्यादा क्रियाकारक के अणु वहां अधिशोषित होंगे और उत्पाद में बदलेंगे, अभिक्रिया का वेग क्या हो जाएगा?
बढ़ जाएगा। तो ये आपका पांचवा पॉइंट भी हो गया। उत्प्रेरक विष, उत्प्रेरक विष तो क्या करता है, मुक्त संयोजकताओं में कमी करता है, मुक्त संयोजकताओं को में कमी। और जो उत्प्रेरक वर्धक है वो क्या करता है, मुक्त संयोजकताओं में वृद्धि करता है, मुक्त संयोजकताओं में वृद्धि। दोनों इस प्रकार से अधिशोषित होते हैं कि वो तो मुक्त संयोजकताओं में कमी करता है, ये मुक्त संयोजकताओं में वृद्धि करता है, जिससे अभिक्रिया का वेग भी क्या होता है, बढ़ जाता है। तो ये आपके आज उत्प्रेरण के दोनों प्रकार मैंने बता दिए, समांगी उत्प्रेरण और विषमांगी उत्प्रेरण। समांगी उत्प्रेरण के मैकेनिज्म भी बता दिए, उसमें मध्यवर्ती यौगिक बनता है, उसकी कमियां भी बता दी। वो विषमांगी उत्प्रेरण या उत्प्रेरक विष, उत्प्रेरक वर्धक की व्याख्या नहीं कर पाता। विषमांगी उत्प्रेरण भी बता दिया कि जब क्रियाकारक और उत्प्रेरक की भौतिक अवस्था क्या हो, अलग अलग हो, किस प्रकार से होता है ये बता दिया। पहले अधिशोषण होता है, सक्रिय संकुल बनता है, फिर उत्पाद बनते ही वो उसका विशोषण हो जाता है और हमको उत्प्रेरक युग्मयुग्म प्राप्त हो जाता है। उसके द्वारा निम्न बिंदुओं की उत्प्रेरण की जो प्रक्रिया है उसको भी समझा दिया गया कि उत्प्रेरक पर बार बार अधिशोषण और विशोषण होता है, इस कारण से उत्प्रेरक की सूक्ष्म मात्रा ही आवश्यक होती है। विशोषण के कारण उत्प्रेरक की सतह अपरिवर्तित रहती है, अतः इसके द्रव्यमान और संगठन में कोई परिवर्तन नहीं होता। अधिशोषण में ऊर्जा मुक्त होती है और वो ऊर्जा ही सक्रियण ऊर्जा की क्या कर देती है, पूर्ति कर देती है, इसलिए अभिक्रिया का वेग बढ़ जाता है। उत्प्रेरक विष का अधिशोषण इस प्रकार से होता है कि मुक्त संयोजकताओं में कमी आ जाती है, उत्प्रेरक की जो मुक्त संयोजकता है उनमें कमी आ जाती है, इस वजह से उत्प्रेरक विष जो उत्प्रेरक की क्रियाशीलता को कम कर देता है। और उत्प्रेरक वर्धक इस प्रकार से अधिशोषित होते हैं कि उत्प्रेरक की मुक्त संयोजकताओं में वृद्धि हो जाती है, जिससे वो ज्यादा से ज्यादा क्रियाकारक के अणुओं को उत्प्रेरित करता है और अभिक्रिया का वेग बढ़ जाता है। ये आपके उत्प्रेरण की मैकेनिज्म हो गई, दोनों प्रकार हो गए और उनकी मैकेनिज्म हो गई। अगली क्लास में हम एंजाइम देखेंगे, एंजाइमों को पढ़ेंगे, एंजाइम क्या होते हैं, उनके उदाहरण देखेंगे, उनके गुण देखेंगे और एंजाइम की क्रियाविधि देखेंगे, एंजाइम किस प्रकार से क्रिया करते हैं। ओके स्टूडेंट्स, बाय। गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। आज हम सरफेस केमिस्ट्री में जो हमारा 5th चैप्टर चल रहा है इसमें एंजाइम उत्प्रेरण, एंजाइम उत्प्रेरण वाला टॉपिक पढ़ेंगे। कल मैंने आपको उत्प्रेरण के प्रकार पढ़ाए थे, समांगी उत्प्रेरण, विषमांगी उत्प्रेरण, उनकी क्रियाविधियां, जो उनकी क्रियाविधि थी दोनों की, वो दोनों पढ़ा दी थी। अब हम एंजाइम उत्प्रेरण को देखेंगे। तो सबसे पहले हम एंजाइम को ही देखते हैं। एंजाइम क्या है, एंजाइम, एंजाइम होते क्या है, ये नाइट्रोजन युक्त जटिल कार्बनिक यौगिक है। एंजाइम क्या है, नाइट्रोजन युक्त, नाइट्रोजन युक्त जटिल कार्बनिक यौगिक है। नाइट्रोजन युक्त जटिल कार्बनिक यौगिक है जो जीवित कोशिकाओं द्वारा, लिविंग सेल्स द्वारा, जीवित कोशिकाओं द्वारा उत्पन्न किए जाते हैं, उत्पन्न किए जाते हैं। ठीक है, इनका जो द्रव्यमान होता है वो उच्च होता है, मतलब इनके अणुभार उच्च होते हैं, ये प्रोटीन के अणु होते हैं, उच्च द्रव्यमान वाले प्रोटीन के अणु हैं। ये उच्च द्रव्यमान युक्त, उच्च द्रव्यमान युक्त प्रोटीन के अणु हैं।
प्रोटीन के अणु हैं। और ये इनकी जो प्रकृति होती है वो कोलाइड प्रकृति होती है, अर्थात ये जल में कोलाइड विलयन बनाते हैं। जल में क्या बनाते हैं? कोलाइडी विलयन। ये जल में कोलाइडी विलयन बनाते हैं, कोलाइडी विलयन बनाते हैं। ये प्रभावी उत्प्रेरक हैं जो जैव रासायनिक क्रियाओं, मतलब सजीवों के अंदर जो रासायनिक क्रियाएं होती हैं, पेड़ पौधों के अंदर, जंतुओं के अंदर, उन क्रियाओं को ये उत्प्रेरित करते हैं। तो जैव रासायनिक क्रियाओं को उत्प्रेरित करते हैं। जैव रासायनिक अभिक्रियाओं को उत्प्रेरित करते हैं, उत्प्रेरित करते हैं। इसलिए इन्हें अपन क्या कहते हैं? जैव रासायनिक उत्प्रेरक भी कहते हैं। इसलिए इनको क्या कहा जाता है? जैव रासायनिक उत्प्रेरक। तो एंजाइम है क्या? नाइट्रोजन युक्त जटिल कार्बनिक यौगिक, नाइट्रोजन युक्त जटिल कार्बनिक यौगिक जो जीवित कोशिकाओं द्वारा उत्पन्न होते हैं, सजीवों के अंदर बनते हैं ये। और ये उच्च द्रव्यमान युक्त प्रोटीन के अणु हैं। ये जल में कोलाइडी विलयन बनाते हैं और जैव रासायनिक क्रियाओं को उत्प्रेरित करते हैं। इसी कारण इनको हम जैव रासायनिक उत्प्रेरक या जैव उत्प्रेरक, बायो कैटेलिस्ट कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे सुक्रोज है, C12H22O11, इसका हम जल अपघटन करते हैं सुक्रेज एंजाइम या इन्वर्टेज एंजाइम द्वारा, इन्वर्टेज एंजाइम के द्वारा। तो इससे हमको ग्लूकोज और फ्रुक्टोज के एक एक अणु प्राप्त होते हैं, C6H12O6 प्लस C6H12O6। ये ग्लूकोज, एक अणु ग्लूकोज का, एक अणु फ्रुक्टोज का। ये क्या है? सुक्रोज है, डाइसैकराइड सुक्रोज, जिसको इक्षु शर्करा भी बोलते हैं। इसे क्या बोलते हैं? इक्षु शर्करा। और ये अभिक्रिया है, जो ये अभिक्रिया को एक फेमस अभिक्रिया है ये, जिसका नाम है इक्षु शर्करा का प्रतिपन, इक्षु शर्करा का प्रतिपन या प्रतिलोमन। क्योंकि इसमें इनका जो प्रकाशिक गुण है वो बदल जाता है। प्रकाशिक गुण, प्रकाशिक समावयवता में पढ़ा था, वो बदल जाता है, घूर्णन उल्टा हो जाता है। इस वजह से इसको इक्षु शर्करा का प्रतिपन या प्रतिलोमन कहते हैं। ये एक एग्जाम्पल हो गया। दूसरा एग्जाम्पल देखो आप, C6H12O6, ये आपका ग्लूकोज है। ग्लूकोज है जो जाइमेज एंजाइम की उपस्थिति में, जाइमेज एंजाइम की उपस्थिति में एथेनॉल और कार्बन डाइऑक्साइड में टूट जाता है। एथेनॉल और कार्बन डाइऑक्साइड। तो ये एथेनॉल प्राप्त करने की भी विधि है। जब आप ऑर्गेनिक में अल्कोहल वाला चैप्टर पढ़ोगे तो वहां पर ये एंजाइम काम में आएगा, ये वाला भी, ये भी काम में आएगा, ये भी काम में आएगा, दोनों काम में आएंगे। और एग्जाम्पल देखो, यूरिया का अपघटन होता है। देखो, यूरिया का जलीय अपघटन करते हैं हम, तो ये होता है यूरिएज एंजाइम की उपस्थिति में। कौन सा एंजाइम? यूरिएज एंजाइम। तो देखो, अमोनिया मिल जाएगा एक, तो अपन को अमोनिया के दो अणु मिल जाएंगे, और CO2 मिल जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड। ये आपके क्या हो गए? यूरिएज एंजाइम। प्रोटीन के लिए मैंने बताया था पहले भी, पेप्सिन एंजाइम काम में आता है प्रोटीन का पाचन जो होता है। लैक्टोज शर्करा
दूध में पाई जाती है, दुग्ध शर्करा भी बोलते हैं इसको, लैक्टोज शर्करा, दुग्ध शर्करा, ये लैक्टेज एंजाइम की उपस्थिति में लैक्टिक एसिड में बदल जाती है, लैक्टिक एसिड। और ये क्रिया आप दैनिक जीवन में काम में आती है, आपने देखा हो तो। ये तो दूध में तो लैक्टोज शर्करा है, अपन जावन डालते हैं उसमें लैक्टेज एंजाइम ही होते हैं, जीवाणु द्वारा, लैक्टोबैसिलस जीवाणु द्वारा उत्पन्न होते हैं, और वो इसको किस में बदल देते हैं, लैक्टिक एसिड, दही में। तभी तो दही खट्टा होता है, एसिड होता है उसमें लैक्टिक एसिड, इस कारण से दही क्या होता है, खट्टा होता है। तो ये आपके एंजाइम की डेफिनेशन हो गई, एंजाइम की, और उसके एग्जाम्पल हो गए। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप। ले लिया भाई? मिटा दिए। अब आता है एंजाइमों के विशेषता या अभिलक्षण, एंजाइमों की विशेषता या अभिलक्षण। एंजाइमों की विशेषता या अभिलक्षण, अभिलक्षण। एंजाइमों की विशेषता या अभिलक्षण क्या है कि इसकी 8 या 9 विशेषताएं हैं। क्या क्या इनकी प्रॉपर्टी होती है एंजाइमों की? सबसे पहली प्रॉपर्टी है अधिकतम दक्षता, अधिकतम दक्षता। इसको आपको ध्यान से पढ़ना है, इस टॉपिक को, अधिकतम दक्षता। अधिकतम दक्षता, अधिकतम दक्षता क्या होती है कि एंजाइम है जो तेजी से एक मतलब बहुत ज्यादा क्रियाकारक के अणुओं को क्या करता है, उत्प्रेरित करता है, अत्यधिक प्रभावी होते हैं। एंजाइम क्या होते हैं, अत्यधिक प्रभावी। एंजाइम अत्यधिक प्रभावी होते हैं। ऐसा माना जाता है कि एक एंजाइम का अणु, एक एंजाइम का अणु 10 लाख, एक एंजाइम का अणु 10 लाख अणुओं को, 10 लाख क्रियाकारक अणुओं को, क्रियाकारक अणुओं को प्रति मिनट उत्पाद में बदल सकता है। किसमें बदल सकता है, उत्पाद में बदल सकता है, बदल सकता है। ये अत्यधिक प्रभावी होते हैं। एक एंजाइम का अणु 10 लाख क्रियाकारक अणुओं को प्रति मिनट उत्पाद है। तो ये इसकी क्या है, सर्वोत्तम दक्षता या अधिकतम दक्षता। तेजी से काम करता है। किससे काम करता है, तेजी से काम करता है, बहुत ज्यादा अणुओं को। दूसरी इसकी विशेषता है सूक्ष्म मात्रा। सूक्ष्म मात्रा, सूक्ष्म मात्रा से मतलब कि अभिक्रिया को उत्प्रेरित करने के लिए इनकी बहुत कम मात्रा ही
आवश्यक होती है। इनकी अति सूक्ष्म मात्रा, अति सूक्ष्म मात्रा, अति सूक्ष्म मात्रा मतलब 1 मोल का 1/10⁶ भाग, 1 मोल का 1/10⁶ भाग ही पर्याप्त होता है, ही पर्याप्त होती है। बहुत कम मात्रा में चाहिए, सूक्ष्म मात्रा में ये निकलते हैं। फिर आती है इनकी उच्च विशिष्ट प्रकृति, उच्च विशिष्ट प्रकृति। उच्च विशिष्ट प्रकृति से क्या मतलब है कि प्रत्येक एंजाइम एक विशेष अभिक्रिया को उत्प्रेरित करता है। प्रत्येक एंजाइम एक विशेष अभिक्रिया को उत्प्रेरित करता है। विशेष अभिक्रिया को, प्रत्येक एंजाइम एक विशेष अभिक्रिया को, विशेष अभिक्रिया को उत्प्रेरित करता है, उत्प्रेरित करता है। जैसे भाई यूरिया के अपघटन के लिए, यूरिया के जल अपघटन के लिए यूरिएज एंजाइम काम आता है, यूरिएज एंजाइम काम आता है। पर ये यूरिएज एंजाइम अन्य जो एमाइड है उनका जल अपघटन नहीं करेगा, अन्य एमाइडों का जल अपघटन नहीं करेगा, केवल ये किसका करेगा, यूरिया का ही करेगा। तो यूरिएज एंजाइम विशेष अभिक्रिया को ही उत्प्रेरित कर रहा है, अन्य अभिक्रियाओं पर प्रभावशाली नहीं है कि यूरिएज के द्वारा आप अन्य जो आपके एल्केनोइल एमाइड रहते हैं या अन्य एमाइड है, एसिड एमाइड, उनको आप अपघटित नहीं कर सकते। तो हर एक एंजाइम एक विशेष अभिक्रिया को ही क्या करता है, उत्प्रेरित। यही इसकी क्या है, उच्च विशिष्ट प्रकृति है। इनकी क्या पाई जाती है, उच्च विशिष्ट प्रकृति है। अगला आता है इष्टतम पीएच। इष्टतम पीएच, इष्टतम पीएच से मतलब कि प्रत्येक एंजाइम एक निश्चित पीएच पर सर्वाधिक क्रियाशील होते हैं। निश्चित पीएच पर सर्वाधिक क्रियाशील, सर्वाधिक क्रियाशील होते हैं। जैसे मानव शरीर की पीएच, मानव शरीर की पीएच अगर 7.4 है तो 7.4 पर एंजाइम सर्वाधिक क्रियाशील होते हैं। मानव शरीर की पीएच 7.4 होने पर सर्वाधिक क्रियाशील होते हैं। यह 7.4 होने पर सर्वाधिक क्रियाशील होते हैं। आगे तो एक निश्चित पीएच पर ही एंजाइम क्या होते हैं, सर्वाधिक क्रियाशील होते हैं। 5वां पॉइंट आता है इष्टतम ताप। तो वह निश्चित ताप जिस पर एंजाइम सर्वाधिक क्रियाशील होते हैं, एक निश्चित ताप पर ही एंजाइम सर्वाधिक क्रियाशील होते हैं, जिसे हम इष्टतम ताप कहते हैं। यदि ताप के मान को कम या ज्यादा किया जाएगा तो एंजाइम की क्रियाशीलता भी परिवर्तित हो जाती है, सक्रियता घट जाती है। एक निश्चित ताप पर ही, निश्चित ताप पर एंजाइम सर्वाधिक क्रियाशील होते हैं।
सर्वाधिक क्रियाशील होते हैं। एक निश्चित ताप पर एंजाइम सर्वाधिक क्रियाशील होते हैं। उस ताप को अपन क्या बोलते हैं? इष्टतम ताप। और अगर उस ताप से कम या ज्यादा आप मान करोगे, ताप को बढ़ाओगे घटाओगे, तो एंजाइम की क्रियाशीलता घट जाएगी। एंजाइम की क्रियाशीलता क्या हो जाएगी? घट जाएगी। ताप परिवर्तन, इस ताप से कम या ज्यादा ताप करोगे तो एंजाइम की क्रियाशीलता में कमी आ जाएगी। और ये जो ताप रहता है एंजाइमों के लिए, इष्टतम ताप आपके 298 केल्विन से 310 केल्विन के मध्य होता है। एंजाइमों के लिए इष्टतम ताप 298 केल्विन से 310 केल्विन होता है। 310 केल्विन होता है। ठीक है, ये आपकी क्या हो गई? 5वीं विशेषता हो गई। अब देखते हैं अगला 6ठी विशेषता, सक्रिय पदार्थों का प्रभाव। सक्रिय पदार्थों का प्रभाव। सक्रिय पदार्थ, कुछ धातु आयन ऐसे होते हैं जो एंजाइम की क्रियाशीलता को बढ़ाते हैं। कुछ धातु आयन एंजाइम की क्रियाशीलता को बढ़ाते हैं। उन्हें कोएंजाइम या सहएंजाइम कहते हैं। जैसे आपके सोडियम आयन, कॉपर आयन या कोबाल्ट आयन। उदाहरण के लिए Na+ आयन, कोबाल्ट+2 आयन, कॉपर+ आयन, कॉपर+2 आयन, ये क्यूप्रस, ये क्यूप्रिक। तो इन आयनों की उपस्थिति में एंजाइम की क्रियाशीलता क्या होती है? बढ़ जाती है। इसलिए इनको कोएंजाइम या सह एंजाइम कहा जाता है। ये इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये आपकी शायद पीडीएफ फाइल में आपको नहीं मिलेगा, तो इसको आप ध्यान से स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। ये 2 चैप्टर में है, मैं आपको यही करा रहा हूं। एक 17वें चैप्टर में भी है। हाँ भाई, ले लिया इसका स्क्रीनशॉट, ध्यान से पढ़ लेना। अगला वो आता है इसका गुण, 7वां गुण आता है उत्प्रेरक विष व सन्नमक का प्रभाव। उत्प्रेरक विष या सन्नमक का प्रभाव। उत्प्रेरक विष या सन्नमक का प्रभाव क्या होता है? ये उत्प्रेरक को विषाक्त बना देते हैं। उत्प्रेरक को क्या बना देते हैं? ये विषाक्त बना देते हैं, जिससे इस
एंजाइम की सतह पर जो क्रियात्मक समूह, सक्रिय क्रियात्मक समूह उपस्थित होते हैं, उनके उनको वो अवरोधित कर देते हैं, उनकी वैलेंसीज को क्या कर देते हैं, खत्म कर देते हैं, उनको वो क्या कर देते हैं, अवरोधित कर देते हैं, जिससे एंजाइम की क्रियाशीलता घट जाती है। तो कुछ पदार्थ एंजाइम की क्रियाशीलता को संदमित और विषाक्त कर देते हैं, विषाक्त कर देते हैं। ये क्या करते हैं, जो सक्रिय समूह रहते हैं, एंजाइम की सतह पर उपस्थित सक्रिय समूह को अवरोधित कर देते हैं। ये एंजाइम की सतह पर उपस्थित सक्रिय क्रियात्मक समूहों को अवरोधित कर देते हैं, जिसके कारण एंजाइम की क्रियाशीलता क्या हो जाती है, घट जाती है, या ये पूरी तरह से ही समाप्त हो जाते हैं। उदाहरण के लिए हाइड्रोजन साइनाइड HCN, हाइड्रोजन साइनाइड, कार्बन डाइसल्फाइड या कार्बन मोनोऑक्साइड आदि, ये है जो उत्प्रेरक विष या संदमक का कार्य करते हैं। ये एंजाइम की क्रियाशीलता को कम कर देती है या एंजाइम को पूरी तरह से ही समाप्त कर देती है। ठीक है भाई, ये एंजाइम की क्रियाशीलता को कम कर रही है या इनको समाप्त कर रही है। अगला गुण आता है लास्ट, कोलाइडी प्रकृति। कोलाइडी प्रकृति, एंजाइम में जो कोलाइडी प्रकृति के होते हैं, एंजाइम कोलाइडी प्रकृति क्या होती है, ये भी अपन अब थोड़ी अगली 1-2 क्लास के बाद ही देख लेंगे। अगला जो हमारा टॉपिक आएगा वो कोलाइडी मिश्रण ही आएगा, कोलाइडी विलयन। तो एंजाइम कोलाइडी प्रकृति के होते हैं, कोलाइडी प्रकृति के होते हैं। इनमें अगर हम विद्युत अपघट्य मिलाएं, इनमें विद्युत अपघट्य मिलाने पर इनका स्कंदन हो जाता है, और जैसे ये इसमें एंजाइम भरा हुआ है, जैसे इसमें आप NaCl डालोगे, NaCl मिलाओगे, तो एंजाइम में जो क्या हो जाएगा, स्कंदित हो जाएगा, जम जाएगा, इसकी क्रियाशीलता खत्म हो जाएगी, इसके अणु अलग अलग हो जाएंगे, ये एक तरह से जम जाएगा, नीचे बैठ जाएगा। तो यही इस क्या बताता, किसको बताता है कि ये क्या है, कोलाइडी प्रकृति का होता है। एंजाइम क्या होता है, कोलाइडी प्रकृति का होता है। ठीक हो भाई, ये आपके एंजाइम के क्या हो गए, एंजाइम के गुण या विशेषताएं हो गई। क्या क्या विशेषताएं फिर बता देता हूं। अधिकतम दक्षता, एंजाइम तेजी से कार्य करते हैं, प्रति मिनट में 10 लाख क्रियाकारक के अणुओं को उत्प्रेरित करने की क्षमता रखते हैं। दूसरा, सूक्ष्म मात्रा, एंजाइम की सूक्ष्म मात्रा ही अभिक्रिया को उत्प्रेरित करने के लिए आवश्यक या पर्याप्त होती है।
1 मोल का 1/10⁶ भाग। उच्च विशिष्ट प्रकृति, एक एंजाइम एक ही अभिक्रिया को उत्प्रेरित करेगा, ये नहीं कि एक एंजाइम के द्वारा तुम सारी अभिक्रियाओं को उत्प्रेरित कर दो। एक विशेष अभिक्रिया के लिए एक विशेष एंजाइम पाया जाता है। चौथी, इष्टतम पीएच, एक निश्चित पीएच पर एंजाइम सर्वाधिक क्रियाशील होते हैं, उसी पीएच को हम क्या कहते हैं, इष्टतम पीएच। और मानव शरीर के लिए इसका मान 7.4 होता है। मानव शरीर की पीएच 7.4 होगी तब एंजाइम सर्वाधिक क्रियाशील होंगे। फिर है इष्टतम ताप। इष्टतम ताप क्या है, वह निश्चित ताप जिस पर एंजाइम सर्वाधिक क्रियाशील होते हैं उसे इष्टतम ताप कहते हैं। इस ताप से मान को कम करो या ज्यादा करो, आपके एंजाइम की क्रियाशीलता घटेगी। और मानव शरीर के लिए या इष्टतम ताप की जो वैल्यू रहती है वो 298 केल्विन से 310 केल्विन के मध्य होता है, मतलब 25 डिग्री सेंटीग्रेड से 37 डिग्री सेंटीग्रेड के मध्य होता है। फिर है सक्रिय पदार्थों का प्रभाव। तो कुछ आयन, धातु आयन या धातु ऐसे होते हैं जो एंजाइम की क्रियाशीलता को बढ़ा देते हैं, उनको हम सक्रिय पदार्थ बोलते हैं या कोएंजाइम बोलते हैं। सह एंजाइम, एंजाइम के साथ जुड़े हुए, कॉपर प्लस आयन, कॉपर प्लस 2 आयन, Na प्लस आयन या कोबाल्ट प्लस 2 आयन, ये सब सक्रिय पदार्थ की भूमिका निभाते हैं, एक्टिवेटर की। फिर है उत्प्रेरक विषयासन नमक, जो कि एंजाइम की क्रियाशीलता को कम कर देते हैं। कैसे कम कर देते हैं, ये एंजाइम की सतह पर जो सक्रिय क्रियात्मक समूह उपस्थित होते हैं उन समूहों को ये अवरोधित कर देते हैं। और एंजाइम उत्प्रेरक या विष की तरह कौन कार्य करता है, हाइड्रोजन साइनाइड, कार्बन डाइसल्फाइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, ये एंजाइम के उत्प्रेरक विष या संनमक का कार्य करते हैं। कोलाइडी प्रकृति, एंजाइम की कोलाइडी नेचर होती है, इनमें विद्युत अपघट्य मिलाने पर या इनका विद्युत अपवहन करने पर इनका स्कंदन हो जाता है, ये जम जाते हैं, नीचे बैठ जाते हैं, इनके आयंस अलग अलग हो जाते हैं, परिक्षिप्त और परिक्षेपण प्रवस्था अलग अलग हो जाती है। तो वो इनकी क्या है, कोलाइडी प्रकृति है। तो इस वीडियो में हमने एंजाइम पढ़े, एंजाइम के एग्जाम्पल पढ़े और एंजाइम के गुण पढ़े। देखो जो ये 8 गुण है यही उत्प्रेरक की विशेषताएं रहती है, यहां पर भी है ये और 17वें चैप्टर में भी है, तो आप यहीं पर इनको अच्छे से पढ़ लीजिए। अगली वीडियो में हम एंजाइम की क्रियाविधि और जियोलाइट, ये 2 टॉपिक और बचे हैं हमारे उत्प्रेरक में, उनको पढ़ेंगे कि एंजाइम किस प्रकार से कार्य करते हैं। ताला चाबी सिद्धांत है उसका, एमिल फिशर द्वारा दिया गया, उसको पढ़ेंगे और फिर जियोलाइट को पढ़ेंगे। दोनों छोटे छोटे टॉपिक हैं। उसके बाद हमारा कोलाइडी शुरू हो जाएगा, कोलाइडी। ओके स्टूडेंट्स, बाय।